हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए थे, जिसके अंदर पीडीएफ पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि तत्वों को वर्गीकृत करने की क्यों जरूरत पड़ी, और साथ ही में डोबेरेन के त्रिक के बारे में पढ़ा था। जैसे ही उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाया तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डोबेरेन के बाद कौन आए थे, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बारे में बात की थी, जो भी नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाया। तो अब नए वैज्ञानिक आए जिसका नाम है मेंडलीव, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने किस प्रकार से इन तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मेंडलीव वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने जब तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, तो उस समय कितने तत्व मौजूद थे? 63 तत्व मौजूद थे। तो जब उन्होंने उन 63 तत्वों को लेके ये कोशिश की कि मैं इनको किस तरीके से अच्छे से व्यवस्थित करूं, तो उन्होंने सब तत्वों को देखने के बाद पाया कि उन्होंने दो तत्व लिए, एक जो कि ऑक्सीजन, एक दूसरा जो कि हाइड्रोजन लिया। और इन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को लेके उन्होंने उस समय ज्ञात सारे तत्वों के साथ अभिक्रियाएं करवाई। अभिक्रियाएं करवाने के बाद उन्हें कुछ विशेष गुणधर्म का पता चला, और उन गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को अलग अलग वर्गों के अंदर व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जब उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो हम फर्स्ट वर्ग के अंदर देखते हैं कि एक तत्व लेते हैं लिथियम। जब उन्होंने लिथियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो उन्होंने पाया कि Li2O यौगिक बना। फिर उन्होंने वैसे ही उसके नीचे मौजूद एक और तत्व है जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम के साथ जब उन्होंने ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो उन्होंने पाया कि तत्व बनाता Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड व लिथियम ऑक्साइड। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि जब उन्होंने लिथियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई, तो उन्होंने देखा तत्व क्या बना, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही जब उन्होंने सोडियम के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई, तो यौगिक क्या बना, NaOH यौगिक बना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ समान रूप से या समान तरीके से अभिक्रिया करके एक समान प्रकार से यौगिक बनाने का कोशिश, यौगिक बनाए जो आपस में रासायनिक गुणधर्म क्या है, समान है। तो उन्होंने इस गुण को एक महत्वपूर्ण गुण माना, और इस महत्वपूर्ण गुण को लेके उन्होंने आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो आप अपनी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, उसको जब आप बुक्स के अंदर देखोगे, तो सबसे ऊपर जो बुक्स के अंदर जो R2O लिख रखा है, नीचे RH लिख रखा है, तो इसमें जो RR समूह जो लगा रखा है, तो इस R का मतलब क्या होता है, अलग प्रकार के तत्व हैं। जो कि R2O लिख रखा है, मतलब उस R एक तत्व है जिसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, जो इस प्रकार से एक यौगिक बन रहा है। उसी प्रकार आगे आप देख सकते हो RO, R2O3, RO, ये तो सब जो भी RR दे रखे हैं, वो सभी एक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, जिससे एक यौगिक बनता है। और यौगिकों को अध्ययन करके ही मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी। तो इन सब जब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई, उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया, उसके बाद मेंडलीव ने उनके अंदर भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों का आपस में अध्ययन कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, इन सारे तत्वों को
अध्ययन करने के लिए जितने तत्व खोज हुई थी उनके 63 तत्व थे मेंडलीफ के समय। तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, उन 63 कार्ड्स पर सारे तत्वों के नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद उन सभी के उस समय ज्ञात जितने भी गुण धर्मों के बारे में मेंडलीफ को पता था, उन हर एक तत्व के अपने अपने रासायनिक गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म सारे उस कार्ड्स के अंदर लिख दिए। तो उन कार्ड्स के अंदर लिखने के बाद मेंडलीफ ने क्या किया कि समान रासायनिक गुण धर्म वाले जो जो उसके अंदर कार्ड्स दिख रहे थे उन सबको एक साथ लिया और पिनअप कर दिया। फिर उसमें से भिन्न प्रकार के जो भी तत्व दिख रहे थे उनको लिया और उनको एक साथ पिनअप कर दिया। ऐसे ऐसे 63 सारे तत्वों को उन्होंने समान रासायनिक गुण धर्म वाले अलग अलग ले लिया कि ये भाई 4-5 है जो आपस में समान रासायनिक गुण धर्म दर्शाते हैं, ये है जो 5 है आपस में समान दर्शाते हैं। ऐसे ऐसे करके उन्होंने सबके अलग अलग क्या बना लिए, समूह बना लिए। उसके बाद क्या किया, उन्होंने सारे तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। उन्होंने क्या क्या, जब उन्होंने समान प्रकार के रासायनिक गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में बांटा तो उन्होंने पाया कि सभी तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। और व्यवस्थित होने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज देखी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से रिपीट होते हैं और रिपीट होने वाले तत्व के गुण धर्म अपने से ऊपर वाले से क्या मिलते हैं, सेम गुण मिलते हैं। तो आप जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखते हो तो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, लिथियम के नीचे कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो आप देखते हो लिथियम के निश्चित तत्व होते हैं, उन निश्चित तत्वों के बाद फिर सोडियम जो उस लिथियम के नीचे आता है और उस नीचे आने वाले लिथियम या सोडियम के आपस में जो कि ज्यादा गुण धर्म है वो मिलते जुलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद वापस उस तत्व के नीचे आ जाते हैं जिसके गुण धर्म आपस में क्या है, समान है। और इस गुण को उन्होंने क्या बोला, आवर्ती गुण बोला था। क्या बोला था, आवर्ती गुण बोला था। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन ये है कि जब उन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को ही लेके क्यों रासायनिक अभिक्रिया करवाई, भाई उन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को लेके विभिन्न प्रकार के तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाई और जो यौगिक बने थे उन यौगिकों को देख के अध्ययन किया तो उन्होंने पाया जिसके आधार पर उन्होंने रासायनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया। तो उन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अत्यधिक सक्रिय होते हैं और जो लगभग सभी तत्वों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने आवर्त सारणी वर्गीकृत की तो उन्होंने आवर्त सारणी के अंदर पाया कि जो आवर्त सारणी थी उसके जो ऐसे स्तंभ थे, खड़े खड़े स्तंभ थे, वो कितने थे, कितने स्तंभों के अंदर उन्होंने बांटा, 8 स्तंभों के अंदर उन्होंने बांटा था। उन 8 स्तंभों को उन्होंने क्या बोला, समूह। क्या बोला था, समूह बोला था। फिर उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से 7 उन्होंने 37 क्या बनाए थे, 37 ऐसे समूह बनाए थे, ठीक है ना। 37 ऐसे करके उन्होंने कितने बनाए थे, 7 बनाए थे। और उन्होंने 37 जो भी ऐसे बनाए थे ग्रुप, उनको उन्होंने क्या बोला, आवर्त बोला। क्या बोला था, आवर्त बोला था। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि उन्होंने इस प्रकार से खड़े स्तंभों के अंदर कितने बांटे थे, 8। और उन्होंने 37 इस प्रकार से कितने में बांटे थे, 7। उन 7 को उन्होंने क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और जो इस प्रकार से खड़े होंगे उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो उन्होंने जो भी परमाणु द्रव्यमान है और उसके जो भी रासायनिक व भौतिक गुण धर्म है उनको बीच में आपस में संबंधों का अध्ययन भी किया था। तो इन सब गुण धर्मों को मिला के उन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई तो एकदम काफी ढंग की आवर्त सारणी बनी थी। और उस समय मौजूद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस आवर्त सारणी को काफी हद तक स्वीकार भी किया था और काफी समय लगभग 40 साल तक, 41-42 साल तक काफी वैज्ञानिकों ने इस सारणी को फॉलो भी किया था, क्योंकि ये उस समय में मौजूद आवर्त सारणी जो कि सबसे अच्छी आवर्त सारणी थी जो मेंडलीफ ने बनाई थी। मेंडलीफ की खास बात क्या थी
कि जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने उस आवर्त सारणी के अंदर कुछ खाली स्थान भी रखे थे। वो खाली स्थान क्यों रखे? उन्हें पता था कि भविष्य में कुछ ऐसे तत्वों का भी डिस्कवर हो सकते हैं, खोज हो सकती है, जो हम उन तत्वों को उस खाली स्थान पर रख सकते थे। तो क्या है, खाली स्थान उन्होंने जब आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया तो कुछ खाली स्थान ऑटोमेटिक उसके खाली स्थान रहने लगे। तो उन्होंने इस खाली स्थानों को इस प्रकार से नहीं सोचा कि ये मेरे आवर्त सारणी की कोई दोष है या कोई खराबी है जिसकी वजह से खाली स्थान रह रहे। उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ ये सोचा कि क्यों ना हो इस आवर्त सारणी के अंदर कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो भविष्य में डिस्कवर होंगे और यहाँ पर रखे जाएंगे। तो उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि भाई इस आवर्त सारणी के अंदर देखते हैं ना भाई मंडलिप की आवर्त सारणी, तो उसके अंदर आप देखते हो भाई कुछ जगह दूसरे तीसरे ग्रुप के अंदर खाली जगह है, फिर उसके नीचे खाली जगह है, उसके नीचे इस प्रकार से खाली जगह है। तो उसको क्या पता कि यहाँ पर ही खाली स्थान छोड़े कि यहीं पे तत्व आएगा, निश्चित स्थान कैसे बता पाया? तो उन्होंने देखा कि उन तत्वों को जब आपस में एक दूसरे के नीचे रखा बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, तो कुछ तत्वों के बीच परमाणु भार के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जैसे कि एक तत्व था जिसका परमाणु भार मान लो 20 है, एक जिसका सीधा 40 हो गया, मतलब आपस में इन दोनों तत्वों के बीच में बहुत ज्यादा परमाणु भार का डिफरेंस है। हो सकता है इन दोनों के बीच कोई ना कोई और तत्व भी हो सकता है जो अभी डिस्कवर नहीं है, जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई। तो इस आधार पर उन्होंने सोचा कि इसकी डिफरेंस ज्यादा है तो कोई ना कोई इसके बीच एक और तत्व आएगा, इसलिए उन्होंने क्या छोड़ दी, बीच में खाली जगह छोड़ दी। खाली जगह छोड़ने के साथ ही उन्होंने उन तत्वों को नाम तक देने की कोशिश की। नाम कैसे दिया कि जिस ग्रुप के अंदर उन्होंने जो खाली रिक्त स्थान छोड़ा उसी ग्रुप के अंदर मौजूद जो भी तत्व थे उनके आगे उन्होंने क्या लगा दिया, एका शब्द लगा दिया। एका शब्द जो कि एक संस्कृत का शब्द है। एका के अंदर जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है ना। जैसे बोरॉन वाले फैमिली के अंदर एका शब्द जो कि एक संस्कृत शब्द है, एका बोरॉन लगा दिया, एका एल्यूमिनियम लगा दिया, एका सिलिकॉन लगा दिया। ऐसे तत्वों के बारे में बताया और उन्होंने ये तक बताया कि ये जो नए डिस्कवर होने वाले तत्व हैं उनके रासायनिक गुणधर्म उस ग्रुप में मौजूद तत्व के समान गुणधर्म होंगे। और उन्होंने ये भी पाया कि उनके जो भी रासायनिक गुणधर्म हैं जो बाद में खोज हुई तत्व जैसे कि स्केडियम, गैलियम व जर्मेनियम थे, तो जो कि एका एल्यूमिनियम था जो कि एका स्केडियम के समान रासायनिक गुणधर्म पाया। तो वैज्ञानिक आचार्य चिंतित रह गए थे कि उन्होंने जो जो बात बोली कि इस स्थान पर ये तत्व आएंगे और उसके गुणधर्म उसके समान होंगे, और खोज होने के बाद ये तक पाया कि उसके गुणधर्म समान ही थे। तो ये उसकी बहुत बड़ी खासियत बात थी। तो मेंडलीव ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे कि जो कि न्यूलैंड की तरह कि इतने ही तत्व है, बस कोई खाली स्थान छोड़ने की जगह नहीं है, बस यही पढ़ो आप। मेंडलीव को पता था कि मेरे से पहले और भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ने भी उस प्रकार से वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये तक बताया कि इतने ही तत्व हैं, लेकिन बाद में खोज तो हुए थे ना, तो उसको ये भी पता था कि और भी तत्व आने वाले हैं, उसके लिए जगह छोड़ी जाए ताकि मेरी आवर्त सारणी खराब नहीं हो, ताकि उनको सीधा ही वहां रख दिया जाए और मेरी आवर्त सारणी एकदम बढ़िया रहे। फिर क्या हुआ कि जो नोबल गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, उनकी खोज हुई। तो जब मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की और उससे पहले न्यूलैंड ने भी तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, तो उस समय तक निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें या नोबल गैसों की खोज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अक्रिय गैसें होते हैं, हर किसी से आसानी से क्रिया करते नहीं है और बहुत ही कम मात्रा के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आसानी से खोज नहीं हो पाई। जब उसकी खोज हुई तो उस मेंडलीव की आवर्त सारणी को बिना परेशान किए, बिना खराब किए उनको लिए एक अलग से ग्रुप बना रखा था और उस ग्रुप के अंदर उन नोबल गैसों को रख दिया, जिससे मेंडलीव की आवर्त सारणी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, एकदम सटीक साबित हुई और एकदम अच्छे से जो उन्होंने सोचा था वैसा उन्होंने पाया कि कोई ऐसे निष्क्रिय गैसों की खोज होगी, उनको एक अलग ही ग्रुप के अंदर रख दिया। जो आज हम मॉडर्न आवर्त सारणी के अंदर जीरो ग्रुप के अंदर उन नोबल गैसों को पढ़ते हैं, हीलियम, नियोन वैसी है कि नहीं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो उस चीज से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जबकि जब न्यूलैंड थे ना,
जिससे न्यूलैंड थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर जगह नहीं छोड़ी, और जैसे ही नोबेल गैसों की खोज हुई तो उनको उसकी जो भी आवर्त सारणी थी उसके अंदर रखा, तो उसकी सारी व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई। जबकि मेंडलीव में ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने अलग से ही उसके लिए क्या बना दिया था, ग्रुप बना दिया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी तक मेंडलीव की आवर्त सारणी की केवल तारीफ ही तारीफ कर रहे थे। तो अब हम उसके बारे में कुछ, भाई जिस प्रकार न्यूलैंड ने जब अपनी आवर्त सारणी दी, उन्होंने जब अपने अष्टक के नियम के बारे में बताया, तब उन्होंने काफ़ी खुशी से बताया था कि मेरा अष्टक नियम काफ़ी अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने जब इसको प्रकाश से व्यवस्थित करता गया आगे कैल्शियम तक पहुंचा, तो पता चला कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत ठीक से लागू नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी सारणी डगमगा रही है, और तत्वों को इधर उधर करके उन्होंने उसको सही तरीके से कोशिश करने की, और फिर बाद में नए डिस्कवर हुए तत्वों को वहां रखा, तो उसकी सारणी पूरी खींचड़ी पक गई थी, उसकी कोई सारणी का महत्व नहीं रहा था। तो इस प्रकार उन्होंने उस न्यूलैंड की जितनी भी कमियां थी, तो मेंडलीव ने उन सारी कमियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया, और काफ़ी मेहनत करके स्टडी करके उन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश की। काफ़ी वैज्ञानिकों ने इसका सपोर्ट भी किया था। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हो कि इस आवर्त सारणी की क्या बात थी कि उसके अनुसार सारे तत्वों के गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे जैसे परमाणु भार को उसको आरोही क्रम में रखा था ना, भाई मेंडलीव ने उन्हें अपनी पूरी आवर्त सारणी के अंदर मौजूद तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, और वो व्यवस्था उन तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि एक देखो, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु भार को व्यवस्थित किया, तो समान भौतिक व रासायनिक गुण धर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं, इस गुण को आवर्ती गुण कहते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आप अपनी बुक्स के अंदर देखोगे तो पाओगे कि इस आवर्त सारणी के अंदर जैसे कि नीचे लिथियम दे रखा है, ऊपर हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन दे रखा है, लिथियम। तो लिथियम के बाद इस सोडियम के गुणधर्म क्या है, समान है। किसके समान, इस लिथियम के समान है। तो इस सोडियम को क्या होना चाहिए, लिथियम के पास में आना चाहिए, पास में नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे आ रहा है। नीचे कब आ रहा है कि एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद फिर उसके नीचे कौन आ रहा है, सोडियम। तो उसी प्रकार सोडियम के गुणधर्म किसके समान है, पोटेशियम के समान है। तो पोटेशियम सीधा सोडियम के पास नहीं आ रहा है ना, उसके बीच में बहुत सारे तत्व आ रहा है, तो उस तत्वों के बाद सोडियम के नीचे आ रहा है। तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व वापस उसी के नीचे आ रहा है, और इस गुण को क्या बोला था उन्होंने, आवर्ती गुण बोला था। और फिर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया करवाई, और बहुत सारे यौगिक बने थे। उन यौगिकों को देख के उन्होंने आवर्त सारणी के अंदर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। उन्होंने 63 कार्ड बनाए थे, 63 कार्डों पर सारे तत्वों को लिख दिया था, रसायनिक तत्वों के रासायनिक गुणधर्म को लिख दिया था। लिखने के बाद उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर खड़े स्तंभों की संख्या कितनी थी, 8 थी, और अपनी आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितने थे, 6 थे, ठीक है ना। और 6 आवर्त और 8 स्तंभों के अंदर अपनी आवर्त सारणी को बांटा था। और उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर रिक्त स्थान भी रखे थे, और रिक्त स्थान रखा तो उन्होंने किस आधार पर रखा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बीच परमाणु द्रव्यमान का बहुत ज्यादा गैप होता है, और बहुत ज्यादा गैप है। तो मेंडलीव को लगा था हो ना हो, बहुत ज्यादा गैप है, हो सकता है इन गैप के पीछे कोई ना कोई एक तत्व है, 2 तत्व और आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसी स्थान पर गैप छोड़ दिया था। और फिर उन्होंने उस गैप के अंदर आने वाले तत्वों के नाम तक देने की कोशिश की। उसी ग्रुप में आने वाले तत्वों के आगे एक शब्द जोड़ दिया, उपसर्ग, और जो कि संस्कृत का शब्द था जिसका नाम क्या था, एका। और एका के अंदर क्या जोड़ा था, उन्होंने जोड़ा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जो कि बाद में स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम के अंदर पाए गए, और जिसके गुणधर्म उसने बताए उसके अनुसार थे। और उन्होंने सारे तत्वों को अपने रिक्त स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया, जिससे उसकी सारणी बिल्कुल खराब नहीं हुई। तो ये सारी जो बातें अभी हम पढ़ रहे थे वो मेंडलीव के बहुत अच्छी अच्छी बातें, उसके फायदे वाली बातें जो उन्होंने हम सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन अब जो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं।
क्यों ना हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़े, क्योंकि मेंडलीव आवर्त सारणी की भी कुछ सीमाएं थी, कुछ दोष थे जिनको किसने दूर किया, आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर किया। इसलिए हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे, हम मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं पढ़ रहे। तो अब हम बात करते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी के दोषों के बारे में। तो मेंडलीव आवर्त सारणी के सबसे पहले दोष, तो देखो मैंने अभी ये सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, तो अब मैं दोषों को वापस नहीं लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने अलग से लिख रखे हैं, उसी को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप उन दोषों को किताब के अंदर पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पर लिख के लेकर आया हूँ, तो वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहले यही दोष था कि उन्होंने उन हाइड्रोजन की सही स्थान नहीं दे पाया। हाइड्रोजन था जो उसका सही स्थान नहीं दे पाया, कि हम देखते हैं कि उस ग्रुप के अंदर मौजूद जो भी तत्व थे वो सब धातु थे, ठीक है ना, जबकि वो हाइड्रोजन एक प्रकार की क्या है, गैस है, और इसलिए उसका जो स्थान इस ग्रुप में दे रखा था वो उसके लिए क्या नहीं है, सही नहीं है। तो वो अपनी आवर्त सारणी के अंदर मेंडलीव हाइड्रोजन की स्थिति को सही तरीके से नहीं व्यवस्थित कर पाया। उसके बाद उन्होंने समस्थानिक व समभारिकों को आवर्त सारणी में कोई बात नहीं की और कोई स्थान देने की बात नहीं कही। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिक व समभारिकों के स्थान के बारे में या उनके तत्वों के बारे में कोई बात नहीं की। तो हम देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, जिसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं समस्थानिक, तो उनके क्या है, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग। उसी प्रकार में होते हैं समभारिक, जिसका परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में उन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कोई व्याख्या नहीं की, कोई बात नहीं बोली, इसलिए ये आवर्त सारणी इसका दोष भी है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इस बात को समझाया हुआ है कि समभारिक व समस्थानिक उसको कहाँ रखा गया। फिर उसके क्या है, कुछ भिन्न तत्वों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे तत्व थे जिसके गुणधर्म भिन्न थे, उनको भी एक ही वर्ग के अंदर रख दिया। हम देखते हैं कि जो पहला वर्ग है वो उस वर्ग के अंदर मौजूद सारे तत्व क्या अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जबकि उस वर्ग के अंदर कुछ कम क्रियाशील वाले जैसे Ag व Au जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व धातु है कि नहीं, तो उसको भी उन क्रियाशील धातुओं के साथ रख दिया। अत्यधिक क्रियाशील धातु के साथ बहुत कम क्रियाशील धातु को भी या तत्वों को रख दिया। ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, ये उसका क्या हो गया, दोष हो गया। फिर हम देखते हैं जैसे कि कौन थे, जैसे कि लिथियम सोडियम आदि हैं जो कि भिन्न गुण धर्मों वाले, तो लिथियम सोडियम एक स्थान पर रख दिए। और अत्यधिक क्रियाशील जैसे कॉपर व कम क्रियाशील, अत्यधिक कम क्रियाशील कॉपर AgAu जो उनके बहुत अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ रख दिया। ये बात थोड़ी सही नहीं थी। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या थी, कमियां थी। तो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बताई गई आवर्त सारणी काफी हद तक समझ में आई होगी और कुछ ऐसी बातें आपको लगी होगी जो नहीं बताई, तो प्लीज़ आप दोस्तों अपनी बुक्स के अंदर साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी इस बताए गए सारे वीडियो के अंदर बातों को अच्छे से सुननी होगी, जिसमें बहुत सारी बातें मैंने काफ़ी लिखी हैं, बहुत सारी बातें मैंने केवल आपको बताई है। तो बताइए तो आप उसको सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम संपूर्ण अच्छे से लिख के अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।